हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के हम इस स्पेशल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था बिहार का बजट के बारे में, देखा था बिहार के बजट में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है इस बार किए गए हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा किया था, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। बिहार इकोनॉमिक सर्वे भी उसी तरह का है, इसमें भी हमें बहुत ज्यादा डाटा देखने को मिलेगा और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है। इन दोनों से आपके इकोनॉमी में जो सवाल आएंगे इन दोनों से ही आएंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को अगर हम देखें तो इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ना, बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार स्पेशल के अंदर ये सारी चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। बिहार स्पेशल में हम बिहार ज्योग्राफी को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। बिहार हिस्ट्री हमारा चल रहा है, बिहार पॉलिटी बचा हुआ हमारा है, बिहार इकोनॉमिक्स, ये दोनों पार्ट आप देख सकते हैं। बिहार करेंट अफेयर जो कि हमारा ऑलरेडी हो चुका है और कुछ कुछ पार्ट बचे हुए हैं। तो ये पूरे हम बिहार स्पेशल में कवर कर रहे हैं, जो कि आपको मिल सकता है बहुत ही मिनिमम प्राइस पे, आप जाके उसको परचेज कर सकते हैं। पूरे बिहार का इंटायर सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं और वो कोई भी एग्जाम हो, बिहार के जितने भी एग्जाम हो सारे में आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखिए, और अगर हम बात कर रहे हैं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, हमारा टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च है। हमने अभी तक 9 टेस्ट कंडक्ट किए हैं, उसमें 12-13 टेस्ट आपको देखने को मिलेगा बहुत ही मिनिमम प्राइस पे, और बहुत ही जो भी टेस्ट है वो सारे टेस्ट बीपीएससी के क्वालिफाई ऑफिसर्स के द्वारा तैयार किया गया है। तो उन टेस्ट को जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप कितना आपका प्रिपरेशन मजबूत है। तो आप उन टेस्ट सीरीज को ले अटेम्प्ट करें। अभी आपके पास आपका एग्जाम का डेट ऑलरेडी बढ़ चुका, आपको पता होना चाहिए एग्जाम जनवरी में होने वाला है, तो आपके पास समय है कि आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, उस टेस्ट को आप सोल्यूशन कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही एग्जाम में बूस्टअप करेगा, ठीक है। तो बिहार स्पेशल में हम आज डिस्कस करने वाले हैं बिहार का इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? देखिए, सर्वे जब भी नाम आता है तो आपके सामने एक चीज दिखाई पड़ना चाहिए, ये सर्वे क्या होता है। देखिए, सर्वे मतलब कोई चीज हो चुका है उसको हम लोग सर्वेक्षण करना, मतलब कहने का उसको हम लोग देखने आए। तो ध्यान रखिए कि बिहार का इकोनॉमी ने क्या परफॉर्म किया, बिहार के बजट में जो जो प्रावधान तो उसने किस तरह से काम किया पिछला वाला। तो पिछले साल के जो परफॉर्मेंस है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, उस चीज को बताता है बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, या कोई भी स्टेट का इकोनॉमिक सर्वे या यूनियन का इकोनॉमिक सर्वे हो। मैंने क्या बताया था कि बजट क्या होता है? बजट कहता है कि हम क्या खर्चा करेंगे आने वाले समय में, वो बताता है बजट। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि आप क्या किए पिछले साल में, ये बताता, परफॉर्मेंस को बताता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताता है हर एक सेक्टर में, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर हो, ठीक है, चाहे वो लेबर सेक्टर हो, चाहे वो बिहार का पूरा पूरी ओवरव्यू बात कर ले, सारे सेक्टर में की बात करता है बिहार का इकोनॉमिक सर्वे या कोई भी स्टेट का इकोनॉमिक सर्वे हो, ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण किसको कहते हैं आपको समझ चुके होंगे, ठीक है। एक तरह से ब्लू प्रिंट है इकोनॉमी का, कोई भी स्टेट की इकोनॉमी का ब्लू प्रिंट दिखाता है, एक लेखा तैयार करता है, आप देख सकते हैं। और इससे ही पता चलता है कि हम आगे आने वाले समय में क्या हमें करना चाहिए, कि हमें आगे हमारा मतलब जो पॉलिसी किस तरह के लाए हम, कि हमारा जो इकोनॉमी को सुधरे, कौन क्षेत्र में ज्यादा विकास करना चाहिए, बजट में हमें किस पे ध्यान देना चाहिए, वो सब कुछ बजट का रूपरेखा भी यहाँ तैयार हो जाएगा कि आगे हम कौन क्षेत्र में ज्यादा खर्चा करेंगे। तो ये हमारा होता है बिहार का इकोनॉमिक सर्वे होता है कोई भी स्टेट का, ठीक है। सुनिए बात को, इसी के तहत बहुत सारे जो भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम हो सकते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज आती है, ठीक है। सारे इसको देख के ही हम लोग लाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इट इज आपके परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर। सर बात होती है, हम 20-21 की बात करेंगे, ठीक है। 20-21 हो चुका है, तो चलिए 20-21 इकोनॉमिक सर्वे को हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखते हैं आगे। देखिए, बिहार इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात करें तो इसमें ऑलरेडी अगर हम बात करें बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसको अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 500+ पेज का डॉक्यूमेंट है, तो उसको हर एक डाटा को पढ़ना, पूरा पढ़ पाना हमारे लिए संभव नहीं है और हमारे लिए महत्वपूर्ण भी नहीं है एग्जाम के अगर लिहाजे से देखा जाए तो हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना मैं आपको बताऊंगा। इसमें कौन कौन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन चीजों को नहीं याद रखना है, ठीक है। बहुत सारा डाटा है लेकिन हम उसको समराइज रूप से पढ़ेंगे। टोटल 13 चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे में, तो ये हमारा पार्ट 1 होगा बिहार इकोनॉमिक सर्वे का। बिहार इकोनॉमिक सर्वे बहुत बड़ा है तो इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। 30 मिनट का दोनों वीडियो होगा, लेकिन हम पूरे इकोनॉमिक सर्वे को समझ लेंगे क्या है इसमें नहीं है, ठीक है। देखिए, बिहार इकोनॉमिक सर्वे हो अगर बात करते हैं, इसको प्रिपेयर किया गया है वित्त विभाग के द्वारा, फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। देखिए, बहुत सारे स्लाइड केवल इंग्लिश में है, कुछ स्लाइड हिंदी इंग्लिश दोनों में है, लेकिन जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, इस चीज के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ध्यान रखिए कि जो हिंदी माध्यम के हैं उनके लिए मैं पूरा बोल दे रहा हूँ हिंदी, ठीक है। इंग्लिश माध्यम वालों के लिए परेशान होना नहीं, क्योंकि पूरा स्लाइड ही इंग्लिश में बना हुआ है, ठीक है।
तो हिंदी इंग्लिश दोनों स्लाइड बना, इसको ध्यान रखिए। कुछ कुछ स्लाइड्स केवल इंग्लिश में है, जैसे कि अब यहाँ पे लिखना है प्रिपेयर बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट तो आपको इतना समझ में आता ही होगा कि वित्त विभाग होता है, ठीक है। तो इसको वित्त विभाग के द्वारा तैयार किया गया है, इस बात को ध्यान रखिए। पूछ दे कि किसने कौन तैयार करता है बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, तो वित्त विभाग तैयार करता है, ठीक है। इसको प्रेजेंट किया, इसको पेश किसने किया है, तो तारा किशोर प्रसाद के द्वारा। देखिए बजट आपने पढ़ा, बजट में बजट को पेश किसने किया, तारा किशोर प्रसाद ने बजट को पेश किया, जो उसमें DY CM थे, डिप्टी CM थे, उप मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्टर हैं तारा किशोर प्रसाद, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। 19 फरवरी 2021 को इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया, और ये पहला अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी बजट पेश किया गया है तारा किशोर के द्वारा, ठीक है, तारा किशोर के द्वारा पहला बजट। लेकिन सबसे पहला बिहार का इकोनॉमिक सर्वे की अगर बात करते हैं तो वो सुशील मोदी के द्वारा पेश किया गया, सुशील कुमार मोदी द्वारा पेश किया था 2006-07 में। ऑलरेडी हमेशा हर इकोनॉमिक बजट को पेश करी है सुशील कुमार मोदी के द्वारा है, लेकिन इस बार तारा किशोर प्रसाद के द्वारा पेश किया गया। इसमें 13 चैप्टर है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग देखेंगे 13 चैप्टर है। देखिए पिछला बार एक बिहार इकोनॉमिक सर्वे में अगर हम बात करते हैं, पिछले इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं, तो उसमें कुछ चैप्टर ऐड किए गए थे। इन्वायरमेंट वाला चैप्टर हो गया, ई गवर्नेंस वाला चैप्टर हो गया, लेकिन इस बार ई गवर्नेंस वाला जो चैप्टर है उसको डिलीट कर दिया। तो कुल इकोनॉमिक सर्वे में कितने चैप्टर हैं, 13 चैप्टर है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये जो इकोनॉमिक सर्वे है भैया, ये कौन सा है, 15वां इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, 15th इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, ऑफ बिहार। क्या बताता भैया, परफॉर्मेंस बताता है कि आपने किस तरह से काम किया, इकोनॉमी ने किस तरह से परफॉर्म किया हर एक क्षेत्र का, ठीक है, एवरी सेक्टर। ये रूपरेखा तैयार करता है कि आगे बजट में किस पे ध्यान देना है, रूपरेखा तैयार करता है कि हम कौन से पॉलिसी लाएं, हम किस तरह के डेवलपमेंट प्रोग्राम लाएं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये तो काफी है, इतना आप लोगों को समझना। चलिए अब ये देख पा रहे होंगे आप लोग कि बिहार के इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 1 जो है बिहार इकोनॉमी एंड ओवरव्यू, मतलब बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण का जो पहला अध्याय है उसका नाम ही है बिहार की अर्थव्यवस्था का एक अवलोकन। मतलब बिहार की अर्थव्यवस्था को आप थोड़ा सा समझिए कि क्या क्या इनके अंदर है, जीडीपी क्या है इसका, एनएसडीपी क्या है इनका, पर कैपिटा जीएसडीपी क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह से हुआ भारत के कंपैरिजन में देखिए और स्टेट के कंपैरिजन में देखिए। तो उतना डिटेल में हम लोग नहीं कवर करेंगे, लेकिन हम चीजों को समझेंगे, देखिएगा, ठीक है, देखिएगा। तो सबसे बड़ी अगर हम बात करेंगे बिहार इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात करने वाले हैं, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एट कांस्टेंट प्राइस 10.5%, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ है जो कांस्टेंट प्राइस पे कितना हुआ, 10.5% हुआ। मतलब देखिए समझिएगा कि बिहार ने जो इकोनॉमी, बिहार का जो इकोनॉमी बढ़ा, जो आर्थिक वृद्धि हुई वो 10.5% के दर से हुई। अगर हम बात करेंगे स्थिर मूल्य पर, अब दो चीजें आपको समझना है यहां पे, एक है स्थिर मूल्य और एक है करेंट प्राइस, मतलब वर्तमान मूल्य। ये क्या है, इन दोनों को समझना है, ठीक है। देखिए स्थिर मूल्य और वर्तमान मूल्य हर जगह आप देखें, जब भी बोला जीडीपी स्थिर मूल्य पे है, जीडीपी वर्तमान मूल्य पे है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना, मैं आपको समझाता क्या होता है। देखिए स्थिर मूल्य की बात करें, मतलब एक मूल्य को स्थिर किया था, एक आधार वर्ष माना जाता है, लेकिन मैं पहले आपको समझाता हूं वर्तमान मूल्य, तब समझ पाइएगा। देखिए जैसे मान लेते हैं कि आज कोई वस्तु है, आर्टिकल है, कोई वस्तु है, चलिए मान लेते हैं एक आर्टिकल ए है, एक ए नाम का एक वस्तु है, उसका कीमत 2010 में मान लेते हैं कि 1,000 रुपया, ठीक है। हमारे राज्य के अंदर इस वस्तु का जो मतलब प्रोडक्शन हुआ वो हुआ 200 पीस। 200 पीस जो प्रोडक्शन होगा भैया, तो हमें कितना रुपया इससे आएगा पैसा, 2 लाख रुपया। कितना रुपया आएगा, 2 लाख रुपया। आपको पता होना चाहिए जीएसडीपी या जीडीपी क्या होता है, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज इन इंडिया। अगर हम जीडीपी की बात करेंगे, इन स्टेट, बिहार स्टेट तो बिहार जीएसडीपी की बात करेंगे, ठीक है। तो वही है कि हमने 2 लाख का प्रोडक्शन, 2 लाख रुपया हमें इससे आया, ठीक है। हमने प्रोडक्शन किया 200 पीस, आर्टिकल का दाम था 1,000 रुपया। आज चल रहा है 2021, आज क्या चल रहा है 2021, हम आज की बात करें तो 2021 चल रहा है। इस आर्टिकल का दाम मान लेते हैं भैया कि हो गया, बढ़ भी सकता घट भी सकता, हम बढ़ा देते हैं 2,000।
और अब हमने जो प्रोडक्शन किया इस आर्टिकल का वो किया 100 पीस, तो हमें कितना पैसा इससे आएगा? इससे हमें अभी भी 2 लाख रुपए आ रहा है। ये 100 पीस या कम भी रख सकते हैं, नोट ज्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है, इसमें परेशान नहीं होना। अब देखिए, हमें जब दिखाना हो जीएसडीपी तो हम बोलेंगे इस क्षेत्र से तो हमें 2 लाख रुपया आया है, उस क्षेत्र से भी हमें 2 लाख रुपया आया था उस समय भी। तो लेकिन हम एक चीज समझेंगे ना कि हमें अभी कितना आइटम का प्रोडक्शन किया हमने 100 मात्र, पहले हमने कितना किया 200, तो प्रोडक्शन में कमी आई कि नहीं आई? तो जब हम करेंट मूल्य पे कोई चीज ज्ञात करेंगे, करेंट मूल्य से हम जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे या तो हमें उसमें पूरे तरह से ट्रू पिक्चर हमें नहीं पता चलेगा कि भैया इकोनॉमी का ट्रू पिक्चर या इकोनॉमिक ग्रोथ का एक सही से हमें नहीं पता चलेगा अगर हम करेंट प्राइस पे करते हैं। तो करेंट प्राइस में कुछ होता नहीं है, करेंट प्राइस में इन्फ्लेशन को जोड़ देते हैं, महंगाई को हम जोड़ देते हैं, बस देखिए महंगाई को जोड़ देना मतलब महंगा हो गया, पहले 1 था 2,000 रुपया। तो करेंट प्राइस में कुछ नहीं होता, इन्फ्लेशन को जोड़ देते हैं और उससे हमें अच्छे तरीके से हम कहने का इकोनॉमिक ग्रोथ को या जीएसडीपी हो या जीडीपी हो या एनएसडीपी हो उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। समझ रहे बात को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। लेकिन अब कांस्टेंट प्राइस क्या होता है ये भी समझना है। कांस्टेंट प्राइस क्या होता है? देखिए कांस्टेंट प्राइस भी कोई बात चीज नहीं है। देखिए कांस्टेंट प्राइस की हम बात करेंगे तो एक बेस ईयर लिया था, एक बेस ईयर, एक आधार वर्ष लिया था। हमारे लिए आधार वर्ष क्या है? 2011-12, ठीक है, ये आधार वर्ष है इंडिया के लिए 2011-12। देखो वैसे वर्ष को बेस ईयर लिया जाता है जिस वर्ष में हर एक सामान या कोई भी सामान हो उनके दामों में ज्यादा बढ़ाव चढ़ाव उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन नहीं देखा गया। ऐसा नहीं एकदम कम है एकदम ज्यादा है, मतलब एकदम स्थिर हो समय रहा हो, उसमें कोई पैंडेमिक ना हो, उसमें कोई इस तरह का डिजास्टर ना हो। अब बताइए कि 2020 जिसमें कोरोना आया उसको कभी बेस ईयर नहीं मान सकते क्योंकि उसमें वस्तुओं का दाम कहीं ज्यादा बढ़ गया कहीं एकदम कम गया, तो उसको तो हम बेस ईयर नहीं मान सकते कभी भी, उसको जिक्र किया जाएगा ही नहीं। तो बेस ईयर 2011-12 जिसमें वस्तुओं के दाम में बहुत ही कम फ्लक्चुएशन देखने को मिला है, तो फ्लक्चुएशन देयर इज नो फ्लक्चुएशन, देयर इज नो पैंडेमिक, देयर इज नो डिजास्टर उस साल में हुआ हो तब उसको हम बेस ईयर मानते हैं। हमारे लिए 11-12 बेस ईयर है। और बेस ईयर जब मान लिए तो जब देखेंगे 2011 में उस वस्तु का दाम मान लेते हैं कि 1,000 रुपया था, तो आज हम कैलकुलेट करेंगे जीएसडीपी करेंट प्राइस पे, सॉरी कांस्टेंट प्राइस पे, स्थिर मूल्य पे, तो हम 1,000 ही रखेंगे वस्तु का दाम। तो उससे पता चलेगा ना कि आज भी तो वस्तु का दाम 1,000 है, उस क्षेत्र से हमें 2 लाख रुपया हम समझ जाएंगे अच्छा 200 वस्तु का प्रोडक्शन हुआ है। तो ट्रू पिक्चर उससे कैलकुलेट मतलब अच्छे तरीके से कैलकुलेट होगा हमारा करेंट प्राइस से, सॉरी कांस्टेंट प्राइस। समझ में बात को? तो कांस्टेंट प्राइस पे हमने देखा तो 10.5% बिहार की जो आर्थिक वृद्धि हुई है, बिहार की आर्थिक वृद्धि 10.5% हुआ है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि से अगर हम बात करेंगे तो भी ज्यादा है। तो देखिए अगर हम कंपैरिजन करेंगे बिहार और भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो बिहार की इकोनॉमिक ग्रोथ आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। ग्राफ देख सकते हैं जो चार्ट 1.1 है, जो रियल जीडीपी और जीएसडीपी ग्रोथ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप चीजों को समझिएगा कि भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ 2020-21 में रहा वो हो रहा 4.2% और बिहार का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहा वो 10.5%, जो कि हर स्टेट से ज्यादा इकोनॉमी जो ग्रोथ किया है वो तो बिहार का ग्रोथ किया है 2020-21 में, ठीक है, हर स्टेट से। यहां तक कि आप देख सकते हैं कि इंडिया का एवरेज से भी वो ज्यादा ग्रोथ किया है, दुगना से ज्यादा ग्रोथ किया है करेंट प्राइस पे। इस बात करेंट प्राइस आपको ध्यान रखना है, और सॉरी कांस्टेंट प्राइस पे, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस और करेंट प्राइस ये ध्यान रखना है क्या, कांस्टेंट प्राइस पे, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पे, ठीक है। मतलब कहने का तो स्थिर मूल्य पे जो बिहार की जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई वो 10.5% हुई है और भारत की जो हुई है 4.2 हुई है। तो भारत का जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो उसमें आप इन सब चीजें देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, चलिए यहां तक तो आप समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमने तो इतना चीज देख लिया कि बिहार का इकोनॉमिक ग्रोथ कांस्टेंट प्राइस पे कैसे निकाले हम लोग और करेंट प्राइस पे हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया, इस चीज को हम लोग समझ गए, ठीक है। अब देखिए क्या समझना है कि जीएसडीपी समझना है, जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए हमने बजट पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि जीएसडीपी क्या होता है। हमने जब आपको बजट पढ़ाया तो हमने आपको बताया कि जीएसडीपी क्या होता है और जीएसडीपी 2021-22 के लिए क्या रखा गया है। कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि बिहार का जीएसडीपी 2020-21 के लिए क्या है, ठीक है, ये आपका हुआ।
और देखिए जीएसडीपी 19-20 में क्या परफॉर्म किया, क्या रहा वो आपको देखना है करेंट प्राइस पे। तो 6,11,804 करोड़ रुपए जो आपको देखने को मिल रहा है करेंट प्राइस पे। बट एट कांस्टेंट प्राइस पे बात करेंगे 2011-12 को अगर हम कांस्टेंट बेस ईयर मान के देखेंगे तो कांस्टेंट प्राइस पे है 4,14,970 करोड़ रुपए। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कम से कम याद रखना है 19-20 वाला, और 21-22 वाला तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जीएसडीपी 19-20 में क्या तरह से परफॉर्म किया, ठीक है। हम 19-20 की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एनएसडीपी 19-20 में क्या रहा, ठीक है। यहाँ पे आपको एनएसडीपी देखने को मिल रहा है जो ये होता है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप देखिएगा तो ये आपका रहा 5,62,710। ओके, ये सारे महत्वपूर्ण नहीं है, मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। ये सारे महत्वपूर्ण नहीं है। और ये देखिए देख सकते हैं कि ये जो हमारा एनएसडीपी रहा 11-12 को बेस ईयर मानते हैं, कांस्टेंट प्राइस पे देखते हैं तो 377,276, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीएसडीपी महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए एनएसडीपी आपको अगर याद रखना तो रखिए, बट उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए बिहार पर कैपिटल जीएसडीपी क्या होता है। बिहार प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद अगर हम बात कर लेते हैं तो जीएसडीपी बिहार की देखिए बात करेंगे हम भाई तो 50,735 रुपये हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा 19-20 में। और यही अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट प्राइस पे तो वो है 34,413। तो आपको याद रखना है, ठीक है। बिहार का पर कैपिटा पूछ दे तो वो आपका होना चाहिए 34,413। 34,413 बिहार का पर कैपिटा जीएसडीपी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 11-12 के प्राइस पे में तो कांस्टेंट प्राइस पे कितना है 34,413। ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है। ये इससे सवाल आ सकता है इकोनॉमी में, ठीक है। पूरे बिहार की प्रति व्यक्ति आए तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पर कैपिटा जीएसडीपी तो बता देना, ठीक है। अब देखिए अगर हम पर कैपिटा जीएसडीपी को देखें, पर कैपिटा जीएसडीपी को देखें हर एक डिस्ट्रिक्ट के वाइज देखते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को, बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, उनको अगर हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा आपको जिलावर विषमता देखने को मिलती है। जिलावर विषमता मतलब सबको किसी का जीएसडीपी ज्यादा है, किसी का जीएसडीपी कम है, होगा क्यों नहीं होगा। क्षेत्रफल आपको देख लीजिए, वहां के जनसंख्या को वहां के देख लीजिए, वहां पे रिसोर्सेज हैं, वहां पे उस तरह की सुविधाएं हैं, ठीक है। तो उनके जीएसडीपी में फर्क तो पड़ेगा ना। अब देखते हैं हम थोड़ा सा लिस्ट देख लेते हैं। ये देख सकते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल है बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर बिहार का है, जो कि आपको याद रखना है। देखिए तो ये 2011 का जनसंख्या सेंसस वाला जनगणना वाला है, अभी हम उसी को फॉलो ही कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो बिहार और इंडिया का थोड़ा सा कंपेरिजन करके यहाँ बनाया गया, हमने उस इकोनॉमिक सर्वे से जिसको लिया है। देखिए ये आपको तो एक याद नहीं रखना है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि पॉपुलेशन बिहार का क्या था 104.1 मिलियन देख सकते हैं बिहार का, 4 पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ देख सकते हैं 2011 में इंडिया का क्या पॉपुलेशन है 1210, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये सारे जब देखिए ये मिलियन है, यहाँ पे भी है मिलियन में, ठीक है। मिलियन में तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, मतलब कहने का तो लगभग देख सकते हैं कि 10 करोड़ जनसंख्या थी बिहार की, और भारत की बात करें तो 120 करोड़ 121 करोड़ जनसंख्या थी, ठीक है। तो 11 की देखिए जितना पॉपुलेशन होगा उतने ही उनके, अगर हम बात करते हैं जितना उसके क्षेत्रफल है, उसके उनका पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो इफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर, ठीक है। उतने लोगों के लिए रिसोर्सेज भी चाहिए ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो ये सारे देख सकते हैं, ये सारे महत्वपूर्ण, तो केवल ये संख्या याद रखिए। अब सेक्स रेशियो देख सकते हैं कि कितने लिंगानुपात क्या था भारत का और बिहार का, ठीक है। बिहार का लिंगानुपात देख सकते हैं 918 है अभी जो हम प्रेजेंट की बात करते हैं 2011 के अकॉर्डिंग, और भारत का लिंगानुपात कितना है 943 है, ठीक है, 943 है। वही अगर बाल लिंगानुपात की बात करेंगे तो बिहार आप देख सकते हैं बिहार का 935 और 919 से सवाल आ चुका है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। अब भी हम लोग 11 वाला ही सेंसस को फॉलो कर रहे हैं और इससे सवाल बीपीएससी में इस बार आने की संभावना है, इस बात को ध्यान रखिएगा अभी तो, ठीक है। अब देख सकते हैं डेंसिटी देख सकते हैं बिहार का 1106, मतलब जो जनसंख्या घनत्व होता है कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग हैं, 1106 लोग मिल जाएंगे 1 स्क्वायर किलोमीटर बिहार में, समझ बात को। लेकिन वही देखिए पूरे भारत में जनसंख्या घनत्व काफी देखते हैं कम, 382, ठीक है। तो पूरे हम भारत के देख लिए ना, लेकिन बिहार में जनसंख्या घनत्व काफी ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। वही देखे हैं कि शहरीकरण 11.3% है, और ये देखिए डिकेडल ग्रोथ है, मतलब बिहार की जो दशकीय वृद्धि वो कितनी हुई है, वो है 25.1%, और भारत की दशकीय वृद्धि कितनी हुई 17.6%, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें आपको याद रखना है, बाल लिंगानुपात हो गया, ठीक है, लिंगानुपात हो गया, ठीक है, डेंसिटी आपको याद रखना है, पॉपुलेशन तो ध्यान नहीं रखना। अब देखिए नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सारी चीजों को पढ़ना नहीं, सब महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। ये सब तो मैंने ऑलरेडी आपको ज्योग्राफी में डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखे,
डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा पॉपुलेशन होगा वहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है, वहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे, वहाँ पे इंप्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, कहीं ना कहीं हो सकता है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ों को हम समझेंगे, देखिए। तो अब देखिए इस बात को ध्यान दे रहे होंगे कि अगर हम पर कैपिटा जीएसडीपी 2017-18 की अगर हम लेते हैं, 2017-18 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2017-18 की अगर पर कैपिटा जीएसडीपी लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्पैरिटी देखने को मिला, जिलावर विषमता देखने को मिलता है कि कौन सा स्टेट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट ज्यादा समृद्ध है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट ज्यादा गरीब है, ठीक है, पर कैपिटा जीएसडीपी के मामले में। तो देखिए सबसे ज्यादा जो समृद्ध डिस्ट्रिक्ट है, प्रोस्पेरस डिस्ट्रिक्ट अगर बिहार में है तो वो है पटना, ठीक है, अब सेकंड में बेगूसराय और थर्ड में आपका मुंगेर है, ठीक है। तो पटना, बेगूसराय, मुंगेर, देखिए ये आपका 17-18 जो आपको ये से कंपेरिजन किया है, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ। तो सवाल जब पूछेगा तो इसे यहां से पूछेगा, ऐसा नहीं कि 18, 19, 19, 20 पूछेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे समृद्ध जिले कौन है? पटना, बेगूसराय और थर्ड में मुंगेर है, ठीक है, पीबीएम। और अगर हम बात करते हैं सबसे गरीब जिले हैं तो वो आपका शिवहर है, ओके, शिवहर है, ओके, और फिर सेकंड में अररिया है एंड थर्ड वन इज किशनगंज, ठीक है। तो आपको जितने भी आपको ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल रहे हैं, गरीब जिले मिल रहे हैं, वो उत्तरी बिहार में देखने को मिल रहे हैं, और ज्यादातर जो अमीर जिले आपको देखने मतलब समृद्ध जिले जो देखने को मिल रहे हैं पर कैपिटा जीएसडीपी के मामले में, वो दक्षिणी बिहार के जिले आपको देखने को मिल रहे हैं। अब देख सकते हैं कि पटना और शिवहर में क्या अंतर है, लगभग 6 गुना आपको देखने को मिल रहा है जीएसडीपी पटना का शिवहर से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कौन ज्यादा, ये आप डाटा ये आपको नहीं याद रखना, ठीक है, डाटा मत याद रख लीजिएगा कि इसका पटना का ये है, ठीक है। अगर आप याद करते हैं तो अलग बात है, बट इतना याद नहीं करना, ठीक है। अब देखिए शेयर ऑफ ईच सेक्टर, अब कह रहा है कि बिहार के जीडीपी में जो सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, आपको पता होना चाहिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शियरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, 3 जो सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, जैसे कि 19.5% का योगदान दे रहा है बिहार के जीएसडीपी में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर 20.3 का दे रहा है, और टर्शियरी सेक्टर सबसे ज्यादा 60.2 का योगदान दे रहा है। प्राइमरी में आपको पता होना चाहिए कि जो चीज प्राथमिक क्षेत्र में एग्रीकल्चर ये सारी चीजें आती हैं, और लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में प्रोसेसिंग चीजें आती हैं, और टर्शियरी सेक्टर में हमारा सेवा क्षेत्र आता है, ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र है, ट्रांसपोर्ट क्षेत्र है, ये सारी चीजें आते हैं। तो आपको बिहार के जीएसडीपी में जो कहने का मतलब है कि योगदान, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर का योगदान में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, बहुत ही कम आपको इस पर योगदान भी दिया गया, और उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है 19.5%, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग अब कृषि आधारित चीजें नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग लोग चीजें में करने का मतलब कि लोग जुड़ गए हैं, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर आपको सबसे ज्यादा उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, टर्शियरी सेक्टर का योगदान भी 60.2% है पूरे जीएसडीपी में, और उसमें ट्रांसपोर्ट और सर्विस सेक्टर को ज्यादा ही आगे बढ़ा है, 5.9% की दर से वृद्धि हो रही है, और सर्विस सेक्टर 13.8% की दर से वृद्धि हो रही है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के मामले में बिहार में ज्यादा वृद्धि देखने को मिल रहा है, और सर्विस सेक्टर में आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना कि सारे सब डबल डिजिट ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, रोड है, सर्विस है, ये सारे जो आपको देखने को बहुत ज्यादा इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो आपको याद रखना कौन सेक्टर में गिरावट आ रही है, कौन सेक्टर में मतलब कहने का मतलब कि बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। अब देखिए ये जो आपको यहाँ पे लिस्ट देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हैं कि पेट्रोल यूज करने में सबसे टॉप में पटना, मुजफ्फरपुर, फिर वैशाली। सबसे कम इस्तेमाल करने में, पेट्रोल की खपत इस्तेमाल करने में, इससे आप प्रोस्पेरिटी पता लगा सकते हैं। सबसे कम शिवहर है, बांका है, फिर लखीसराय है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, डीजल के मामले में, एलपीजी के मामले में, ये सब आप देख सकते हैं। लेकिन पटना आपको सबसे समृद्ध जिले हैं, देख सकते हैं, पेट्रोल में सबसे टॉप पे पटना है, ठीक है। पटना, बेगूसराय और ये सारे जो जिले आपको देख सकते हैं, मुंगेर, ये सब ज्यादा कुछ जिले हैं जो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आपको प्रोस्पेरस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो पेट्रोल इस्तेमाल करने में सबसे जो ऊपर में है पटना है, सबसे कम में आपका शिवहर देखने को मिलेगा, ओके। तो पटना को तो याद ही रखना, वो सब में आ गया, ठीक है। अब देख सकते हैं नीचे जो आपको देखने को मिल रहा है वो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख सकते हैं कि जो रूरल अगर हम बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो अगर हम बात करते हैं, जो महंगाई इन्फ्लेशन रेट जो है वो 9.36 है बिहार में, और भारत की पूरा पूरी 7.20 है, ठीक है। वही अगर अर्बन की बात करें तो 12.25 है, 6.73 है, और पूरा दोनों के देखते हैं, अगर हम एक ओवरऑल देखते हैं रूरल और अर्बन को जोड़ देते हैं तो हम 9.80% कहने का मतलब है कि आपको महंगाई देखने को मिलता है, इन्फ्लेशन रेट देखने को मिलता है, और 6.93 पूरा भारत में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारा डाटा महत्वपूर्ण नहीं है, इसको याद नहीं रखना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं याद नहीं रखना, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए बिहार के इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 2 है, कहता है स्टेट का फाइनेंस, राज्य का वित्त क्या है। राज्य का वित्त अगर हम बात करते हैं
उसकी व्यवस्था क्या है, उसमें क्या चीज आपको देखने को मिलेगा, मतलब किस तरह की चीजें जो बजट में ने क्या परफॉर्म किया उसमें हम इसको देखेंगे राज्य वित्त में। ठीक है, अब देखिए फिस्कल डिफिसिट जो हमारा रखा गया, जो हमारा हुआ 2019-20 में 2% रहा। अब कमेंट की ये बताना है कि बिहार का जो राजकोषीय घाटा जो अनुमानित रखा गया है 21-22 के लिए वो क्या रखा गया है आपके बजट में। ठीक है, मैंने बताया था वो। ठीक है, तो ये देख सकते हैं फिस्कल डिफिसिट 2% का आपको देखने को मिलेगा 2019-20 में। जो पूरा जीएसडीपी जो 19-20 का था, जो आपने देखा, ठीक है 414, तो वो जो जीएसडीपी जो बिहार का है उसका 2% आपको राजकोषीय घाटा देखने को मिलता है। राजकोषीय घाटा क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जितना भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो आपने पूरा खर्चा किया कैपिटल में या रेवेन्यू में, वो पूरी खर्चा किया, आपके रिसिप्ट जो आपने राजस्व से प्राप्ति किया या आपने जो कर्जा वसूल किया, उनको क्या उससे ज्यादा हो जा रहा आपका, कहने का मतलब कि जो खर्चा है, अगर खर्चा ज्यादा हो जाएगा तो आपका फिस्कल डिफिसिट होगा। फार्मूला मैंने बताया था राजकोषीय घाटा का, तो राजकोषीय घाटा 2% है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको याद रखना। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, अब देखिए बिहार की जो देनदारी, देनदारी मतलब जो ऋण चुकाना है, बिहार ने जो कर्जा लिया है बहुत अलग अलग जगहों से, जो सेंटर से कर्जा लेता है, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेता है, तो वो जो ऋण देनदारी जो है वो 30.9% है जीडीपी का। मतलब जीडीपी जितना बिहार का है भैया, उसका 30% तो बिहार का कर्जा है। इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, 30%, ठीक है 30% है जो ऋण देनदारी, इसको आपको याद रखना। ठीक है, और अब देख सकते हैं कि जो राजस्व अधिशेष है वो बहुत ही कम हुआ, 699 करोड़ इस पर बचा है, मतलब 19-20 में। अब देखिए राजस्व अधिशेष क्या हुआ ये भी आपको समझना है। देखिए मैंने बताया था, जब रेवेन्यू आपने, देखिए एक होता है रेवेन्यू रिसीट, अपने राजस्व की प्राप्ति कितना किया, जो टैक्स वैक्स से पैसा आप वसूलते हैं वो आपका रेवेन्यू रिसीट कराता है। और आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना किया, मैंने बताया था कि किस तरह के खर्चे को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ऐसा नहीं कि अभी इसमें से जो खर्चा किए, ऐसा नहीं। मान लेते आपने रेवेन्यू रिसीट, आपने 100 रुपए की प्राप्ति की और आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80 रुपए का किया, तो जो 20 रुपया आपका बच गया वो हो गया आपका रेवेन्यू सरप्लस, राजस्व अधिशेष। तो बहुत ही कम 699 करोड़ ही मतलब पिछला साल बचा था। इस बार तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग 9500 करोड़ रुपया इस बार का राजस्व अधिशेष है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये बहुत ये तीनों ऊपर वाला जो मैंने कलर किया है वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं कि बिहार सरकार ने 2000 अगर 19-20 की बात करें तो इतना करोड़ रुपया इन्होंने 1,53,060 करोड़ रुपया इन्होंने पूरी रिसीट प्राप्त किया था। मतलब कहने का मतलब कि प्राप्ति किया था, और जो कहीं ना कहीं पिछले साल की तुलना में 18-19 की तुलना में ज्यादा था। ठीक है, और देख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसने राजस्व खर्चे कितने किए और इन्होंने व्यय, कहने का मतलब कि पूंजीगत खर्चे कितने किए, वो आपको देखने को, यहाँ डाटा देखने को मिल रहा है 1,23, 5,33 और 20,080। ठीक है, ये आपको देखने को मिला। ठीक है, ये याद नहीं रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, ये देख सकते हैं कि हमने खर्चा कहाँ किया, किस क्षेत्र में ज्यादा खर्चा किया। मैंने बजट में बताया था आपको कि बिहार का पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। बिहार जो सबसे ज्यादा पैसा जो आता है बिहार का कहाँ से आता है, तो बोलिएगा कि जो सेंटर के द्वारा जो टैक्सेस में जो हिस्सा मिलता है स्टेट का, उससे बिहार का सबसे ज्यादा 67% लगभग आता है। ठीक है, ओके, ठीक है। और मैंने बताया खर्चा कहाँ करते हैं, तो बिहार से ज्यादा पैसा जो खर्चा करता है वो करता है सामाजिक सेवा में, 45%। सामाजिक सेवा के अंदर आपका एजुकेशन है, रूरल डेवलपमेंट है, सब कुछ उसके अंदर आता है, मैंने बताया था। और सेकंड नंबर पे जो खर्चा करता है वो जनरल सर्विसेज पे देख सकते हैं 34% खर्चा किया है, और इकोनॉमिक सर्विस जो आर्थिक सेवा पे 21% खर्चा किया है। तो ये आपको याद रखना। ठीक है, 18-19 का डाटा है ये, और ये 19-20 का डाटा देख सकते हैं कि सोशल सर्विस पे 18-19 ज्यादा खर्चा किया गया था, लेकिन आप तो देख सकते हैं कि सोशल सर्विस पे कम खर्चा किया जा रहा है 2019-20 में। ठीक है, और अब बताइएगा कि 20-21 में कितना खर्चा किया जा रहा है। ठीक है, सॉरी 21-22 में कितना खर्चा किया जा रहा है सोशल सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए बिहार के इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 3 कहता है भैया एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। देखिए एग्रीकल्चर, कृषि और उससे संबंधित जो, जैसे कृषि पे आधारित और भी क्षेत्र होते हैं, कोई कृषि है, पशुपालन है। ठीक है, तो उससे संबंधित जो सेक्टर है उसका एक चैप्टर में रखा गया इकोनॉमी चैप्टर नंबर 3 में। अब देखिए कृषि और संबंधित क्षेत्र में कह रहा है कि किस तरह से परफॉर्म किया। तो जो कृषि और संबंध क्षेत्र है, पहला उसका सबसे पहला जो आपको याद रखना है कि इसका योगदान हमारे जीडीपी में कितना रहा, 18.7% ऑफ टोटल जीएसडीपी। बिहार के जीएसडीपी में जो योगदान है इस एग्रीकल्चर एंड एलाइड इंडस्ट्री का, वो है 18.7%। ठीक है, वही अगर बात करते हैं
ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मतलब जो सकल शस्य क्षेत्र है या सकल आप बात कर लेते हैं कि जो फसल वाला क्षेत्र है जहां पे हम लोग फसल करते हैं बिहार में वो है वो 74.6 लाख हेक्टेयर, इतने एरिया में हम लोग फसल लगाते हैं। बिहार के अंदर फसल होती है, मतलब कहने का मतलब फसल होती है। और वही अगर हम बात करते हैं फसल की सघनता की बात करते हैं, जो क्रॉप डेंसिटी पूछ दे अगर कि क्रॉप डेंसिटी क्या है तो वो आपको याद रखना है कि कितना है 144%, कितना 144%। ठीक है, अब देखिए बिहार ने 2019-20 में खाद्यान्न उत्पादन के लिए इतना टन उत्पादन किया और एक नई मतलब कहने का तो रिकॉर्ड कायम कर दिया 19-20 में बिहार में। ठीक है, कितना किया है 163.80 लाख टन उत्पादन किया है अनाज का। ठीक है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऊपर वाला तो ये दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बिहार में देख सकते हैं कि 2019-20 में दूध उत्पादन बहुत जबरदस्त रूप से किया है, जिसमें वृद्धि देखने को मिल सकता है। मतलब जो मिल्क वाला क्षेत्र है, जो दूध उत्पादन जो क्षेत्र है उसमें 6.07% की वृद्धि की है बिहार ने। ठीक है, और पशुधन जो बिहार का लाइव स्टॉक से जो पशुधन जो जानवर है उसमें जीडीपी का योगदान जो है भैया 6%। बिहार के जीडीपी में 6% लाइव स्टॉक जो है पशुधन है उनका योगदान है बिहार के जीएसडीपी में। 6% जीएसडीपी में पशुधन का और 18.7% आपका होगा एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। ठीक है, ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण, आगे चलते हैं हम लोग। बिहार का जो चौथा चैप्टर है बिहार इकोनॉमी सर्वे का वो इंटरप्राइजेस सेक्टर। बिहार की जो इंटरप्राइज सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये कहने लायक है नहीं, क्योंकि बिहार का बहुत ही ज्यादा बैकग्राउंड ही ऐसा रहा है कि बिहार में इंडस्ट्री आपको कम देखने को मिलता है। इंटरप्राइज सेक्टर में हम वही बात करेंगे उद्यम क्षेत्र, तो उद्यम ऐसे बिहार में बहुत ज्यादा कम रहा है। लेकिन बिहार ने अपने इस कहने का मतलब कि इस व्यू को या इस चेहरे को कहीं ना कहीं खत्म करने में बहुत सारा अभी बिहार में देख सकते हैं कि पॉलिसी लाया गया है, डेवलपमेंट पॉलिसी हो या तो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी बिहार में बहुत ज्यादा लाया गया है। तो इंटरप्राइज सेक्टर थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखिएगा माइनिंग अगर हम बात कर लेते हैं, जो माइनिंग सेक्टर है या अगर हम बात कर लेंगे तो उन सेक्टरों में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा बिहार में। माइनिंग सेक्टर आप देखते हैं कि खनन क्षेत्र जो आपको देख रहे हैं या बालू वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं, उनमें बिहार में कहीं ना कहीं ज्यादा उसमें कहीं ना कहीं लोग जुड़े रहते हैं। ठीक है, अगर वही हम बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है भैया उसमें सबसे ज्यादा आपको इकोनॉमी देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत ज्यादा घर बन रहे हैं, बहुत ज्यादा बिल्डिंग बन रहे हैं, मतलब हर एक तरह की चीजें आपको निर्माण हो रहा है, तो बहुत ज्यादा निर्माण क्षेत्र में देखने को मिलेगा वृद्धि। उस जो अब कहने का मतलब है वो सबसे ज्यादा कहाँ है, निर्माण क्षेत्र में। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं उसके बाद निर्माण क्षेत्र के बाद कुछ ऐसे सेक्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, वाटर सप्लाई है और अदर यूटिलिटी सर्विसेज हैं। इन सेक्टरों में उसके बाद देखने को मिला है वृद्धि, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इन सेक्टरों को अगर हम बात करेंगे तो पूरी ओवरऑल अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर का, उद्यम क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र का अगर हम बात करते हैं तो उसमें अगर आपको देखने को मिलेगा तो 20% उसका योगदान होता है। हाँ, ठीक है, और अगर हम बात करेंगे लेकिन पूरे भारत में इंडस्ट्रियल सेक्टर के भारत के जीएसडीपी में, भारत इकोनॉमी में पूरा अगर हम योगदान देखते हैं तो 31%। तो कहीं ना कहीं बिहार में इंडस्ट्री कम है, यहां से आपको देखने को मिला कि बिहार के भारत के जो कहने का मतलब एवरेज है उससे भी कम है भाई 20%। ठीक है, ओके, कुछ तो आसपास रहना चाहिए था ना, उसका कम लगभग मतलब देख सकते हैं कि 20%, इससे 1.5 गुना बाहर हो गया। ठीक है, ओके, कह रहा है कि 2007 से लेके 2017-18 मतलब लगभग 10 साल का एक इन्होंने निकाला है डिकेडल, तो उन्होंने देखा है कि जो कुछ एग्रो बेस्ड फैक्ट्री थे, कुछ ऐसे फैक्ट्री जो कृषि आधारित फैक्ट्री थे, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और कुछ ऐसे कृषि आधारित कुछ ऐसे फैक्ट्री हैं जैसे कि चीनी मिल हो गया या मतलब जूट फैक्ट्री हो गया, जो कृषि आधारित जो कुछ ऐसे फैक्ट्री हैं उनमें कहीं ना कहीं 11.7% का आपको कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। लेकिन वही 10 साल में देखेंगे तो इंडिया में कृषि आधारित फैक्ट्री बहुत ही कम, मतलब कहने का मतलब केवल 9.3% का देखने को उनमें ग्रोथ मिलता है, तो वहां पे ज्यादा है। लेकिन अब देखिए ये 17-18 का डेटा, अब नीचे कह रहा है कि कुछ ऐसे भी इंडस्ट्रीज हैं, कुछ ऐसे भी उद्यम क्षेत्र हैं, इंटरप्राइज सेक्टर हैं जिसको बोलते हैं अनइनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, एग्रीकल्चर इंटरप्राइज। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइज, यूएनई का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, इनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेस। तो इन क्षेत्रों को अगर हमने लास्ट 3 साल को हमने देखा तो हमने देखा कि इसमें
2% का कहीं ना कहीं कहने का मतलब एक्सपेंशन देखने को मिला है। और ये देख सकते हैं कि ऑल इंडिया में केवल जो देख सकते हैं कि इंडिया के ऑल एवरेज से 7.6% ज्यादा है। ठीक है, इंडिया का जो भी एवरेज रहा हो, इंडिया का जो भी परसेंटेज इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिला इन सेक्टरों में, यूएनई सेक्टरों में, उनसे ज्यादा बिहार में 36.2% का देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ओके, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिए 2019-20 में देखते हैं इतना क्विंटल शुगर केन को क्रश किया गया, उनसे इतना चीनी का उत्पादन हुआ, 72.29 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और नीचे ये कहा गया है कि हमने आगे आने वाले समय में हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो चला, प्रधानमंत्री का जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो चला, उसमें बिहार ने बहुत अच्छा से इंप्रूव किया है। ओके, ये आपको देखने को मिल सकता है। और आपको पता है कि बजट में ऐसा प्रदान किया गया एक नया अब देखें कि एक विभाग ही बन गया, उद्यमिता विभाग ही बन गया है। ठीक है, इंटरप्राइजेज डिपार्टमेंट ही बन गया बिहार के लिए। और महिलाओं को लोन 10 लाख, पुरुषों को 10 लाख का लोन दिया गया है, इंटरेस्ट फ्री महिलाओं को है। तो कहीं ना कहीं उन्हीं सब क्षेत्रों में कहीं ना कहीं इंटरप्राइज सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार कर रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, ये हिंदी में सेम चीजें हैं। आइए आपको देखने को मिल रहा है चैप्टर नंबर 5 है लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड द माइग्रेशन। बिहार में श्रम, रोजगार और प्रवासन, मतलब बिहार में जो भैया श्रम का क्या हाल है, एम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है, प्रवासन का क्या हाल है। देखिए बिहार में अगर हम बात करेंगे उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं, फिर भी कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन हमें तो पढ़ना है। ठीक है, देखिए जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, ये क्या होता है, कितनी महिलाएं और कितने पुरुष काम करते हैं, वो होता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो महिलाएं बहुत ही कम काम करती हैं बिहार में। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो केवल 4% महिलाएं काम करती हैं। 100 में से 4% महिलाएं कहने का मतलब कि रूरल एरिया में काम करती हैं, मतलब कहने का मतलब एम्प्लॉयमेंट वाला काम करती हैं। और अर्बन क्षेत्र में 5.7% महिलाएं काम, मतलब ज्यादातर महिलाएं घर में रहती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, वही अगर हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं भाई, जैसे एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग सेक्टर है, मतलब कहने का मतलब कृषि और ये सारे जंगली और या मत्स्य पालन है, उन क्षेत्रों में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा योगदान जो है महिलाओं का है, 66.8% का। ठीक है, डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। इन सारे क्षेत्रों में महिलाओं का अनुपात जो परसेंटेज है 66.1, अगर 100 लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में तो उसमें आपको 68 महिलाएं देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वही अगर हम बात करें मेल का तो 47.9% होता है मेल वर्कर ये सारे कामों में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए नीचे आपको देखने को मिल रहा है फॉर फीमेल वर्कर आफ्टर एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग को छोड़ दें तो हम एक ऐसा सेक्टर देखेंगे, ऐसा क्षेत्र देखेंगे जहां पे महिलाएं ज्यादा काम कर रही है। कौन सा सेक्टर है भैया, शिक्षा में। आप देखते हैं बहुत सारे टीचर महिलाएं रहती हैं। ठीक है, तो एजुकेशन वाला क्षेत्र में महिलाएं को ज्यादा ही मतलब उसमें है, और वो सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड भी कर रहा है, लगभग 16.7% ये आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें से जो ये वाला WPR याद रखेगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि जो प्रोपोर्शन ऑफ द रेगुलर बेज बाय सैलरी मेल वर्कर इन बिहार वाज जस्ट 9.7%, मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसे भी जिनको रोज रेगुलर सैलरी मिलता है, रेगुलर बेज मिलता है, उन वर्करों का संख्या बहुत बिहार में कम है। केवल 9.7% है वर्कर ऐसे जिनको रेगुलर सैलरी मिलता है, रेगुलर वेजेस मिलता है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं पूरे भारत के हर एक स्टेट से कम है। वही अगर हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड, बिहार में 57.6% लोग ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगारित, मतलब कहने खुद से अपने आप को रोजगार किए हुए हैं, तो वो 57.6%। ठीक है, कुछ छोटे काम, बड़े काम, कुछ भी। ठीक है, कह रहा है कि कोविड-19 में स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम 2000 रुपए देंगे हर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर आए हैं दिल्ली उल्ली क्षेत्रों से जो आए हैं कोरोना के समय में, उनको 2000 रुपए दिया जाएगा। तो 31 अगर 2020 तक के इतना रुपया बटा, कितना बटा, 251.54 करोड़ रुपया। तो हमें पता चला कि बिहार में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर जो रजिस्टर्ड है, जो निबंधित है, जिनको रजिस्टर्ड में तो कहने का मतलब है वो 11,07,696, मतलब कहने का मतलब कि 11,07,696 कंस्ट्रक्शन वर्कर आपको देखने को मिलेगा बिहार में। ठीक है, अब देखिए डिपेंडेंसी रेशियो में तो निर्भरता अनुपात क्या होता है। निर्भरता अनुपात मतलब कहने का मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं उसमें कितने लोग निर्भर हैं, वो बहुत ज्यादा बिहार में कुछ लोग काम करते हैं उसमें ज्यादा। जैसे देखते होंगे कि एक घर में नौकरी हो गया तो सब लोग उस पर ही निर्भर होते हैं, सब लोग काम नहीं करते हैं। ठीक है,
तो ये है बिहार में डिपेंडेंसी रेशियो 61.1% है, बहुत ज्यादा है भाई। तो देख सकते हैं कि इंडिया का जो एवरेज 49.9 उससे भी ज्यादा है 11.6%, मतलब उसके इंडिया के एवरेज से 11.6% ज्यादा है बिहार का डिपेंडेंसी रेशियो। ग्रामीण क्षेत्रों में 61.1% और शहरी क्षेत्र में 52.8%, मतलब कि अब देख सकते हैं कि 40 आदमी कमाएगा तो 60 आदमी खाएगा, ये स्थिति है, ठीक है, रूरल क्षेत्रों में। तो ये डिपेंडेंसी रेशियो याद रखना है, रूरल और अर्बन वाला दोनों वाला कम से कम, ठीक है। इंडिया का मत याद रखिए, लेकिन ये तो याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये जो हमारा अगला जो है चैप्टर नंबर 6 है उसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर जो 6 है उसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद जो सेकंड वीडियो है उसमें 6, 7 जो भी 13 तक है हम लोग सब लोग डिस्कस। वो छोटे छोटे चैप्टर हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको पूरा पढ़ना है, कहाँ सवाल आ सकता है इसका कोई भी लिमिट नहीं होता। तो हमने इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से कवर कर लिया इस वीडियो में, जो भी हमने कवर करना चाहिए था हमने वो उतना तक तो कवर कर लिया। अब मिलेंगे कल के वीडियो में। कल का जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे होगा वो हमारा खत्म हो जाएगा, फिर बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, दोनों पर हम लोग क्या कर लेंगे, एमसीक्यू कर लेंगे। हम लोग दोनों पर ऑब्जेक्टिव सवाल जितना है हम कर सकते हैं, जो हमारे एग्जाम में आने की संभावना हो उसको हम पूरा कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो भी हिस्ट्री है, मिडावल हिस्ट्री है, उसको हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।